मेरे मेरे साथ अजीत कुमार झा साहब जुड़ गए हैं। अजीत कुमार झा साहब इस समय करंटली सीईओ ब्लिट्स इंडिया हैं। ब्लिट्स का मैं हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे तो आर के करंजिया साहब के उस ब्लिट्स पेपर का सबको याद होगा। एक टेबलॉइड आता था और उसका इंतजार रहता था, क्योंकि वो एक बिल्कुल मतलब बेलगाम उस समय की रिपोर्टिंग करता था। मैंने नया वाला ब्लिट्स नहीं देखा है, मैं ईमानदारी से कहूंगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब अजीत झा साहब हैं तो उसकी शायद तेवर वही होगा जो पुराने ब्लिट्स का था। अजीत झा साहब, मैं एक बहुत बेसिक सी चीज आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो बात तो सुनील जी कह रहे हैं और सब जगह है कि आम आदमी पार्टी भी अब गुजरात में अपना कुछ इस बार करेगी, फाइट आपको ट्रायंगुलर होगी अल्टीमेटली कि बाइपोलर रह जाएगी? एक दूसरा, मैं एक प्रश्न और, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कौन एक नंबर पे रहेगा, अगर आपके एनालिसिस में आज के हिसाब से 3 नंबर पे पार्टी कौन सी रहेगी? 1 नंबर पे कोई भी रहे, 3 नंबर पे, तो फाइट ट्रायंगुलर या बाइपोलर? और अगर ये ट्रायंगुलर है तो 3 नंबर की पार्टी आपके हिसाब से कौन रहेगी? मेरा मेरा पहला चीज ये है कि जो मैंने सुना योगेश जी को और सुनील जोशी जी को, ये मैं मानता हूं कि बहुत फियर्स एंटी इनकम्बेंसी है। गुजरात चुनाव में भी है और साथ ही साथ हिमाचल में भी है, और ये सारे चुनाव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है भारत में। दूसरे देशों में कम होता है, अमेरिका वगैरह में। अपने यहां चुनाव ज्यादातर हार्डकोर एंटी इनकम्बेंसी पर बेस्ड होता है। अच्छा, इसको कहने के बाद मैं पहले एक पर्सपेक्टिव दे दूं इस चुनाव में। यह चुनाव दो तरह से पिछले सारे चुनाव से या और भी देश में जो चुनाव होता है उससे बड़ा डिफरेंट है। पहला चीज जो आपने आनंद भाई सवाल रेस किया कि पहले गुजरात इज नोन फॉर ए बाइपोलर फाइट, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ठीक है। और ये चुनाव जो खासकर पिछले बार भी आप वैसे खड़ा था, बट इस बार जो है चुनाव एक नया मोड़ ले लिया है। कंप्लीटली ट्राइपोलर फाइट है। बीजेपी, कांग्रेस और आप, इन तीनों के बीच घमासान युद्ध है। अब एक चीज और बताता हूं इसी पर्सपेक्टिव से। गुजरात का चुनाव और राज्यों के चुनाव से इसलिए अलग है, इसको पोलस्टर के लैंग्वेज में, जो इलेक्शन में जो स्पेशलाइज करते हैं, और मैं थोड़ा बहुत सीखा हूं, तो उसमें कहा जाता है रीअलाइनमेंट इलेक्शन। रीअलाइनमेंट इलेक्शन ये होता है जिसको अंग्रेजी में उसका डेफिनेशन है डिसाइसिव, ड्यूरेबल एंड सिग्निफिकेंट। 3 वर्ड याद रखिएगा, डिसाइसिव, ड्यूरेबल एंड सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ वोटिंग बिहेवियर। इसको कहा जाता है रीअलाइंड इलेक्शन। और इसका मतलब यह है कि 6 बार से बीजेपी गुजरात में जीत चुका है। एक पैटर्न लॉन्ग टर्म बन गया है। जैसे कि एक जमाने में बंगाल में सीपीएम का जो था, है ना, 1977 से लेके जब तक ममता आई सीपीएम जीतता गया, उसको कहा जाता है रीअलाइनमेंट इलेक्शन। या जब देश स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस के साथ था, 52 से लेके 77 के पहले सारा चुनाव कांग्रेस जीत लिया। 67 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट सारा चुनाव जीत लिया। इसको कहते हैं रीअलाइनमेंट। बीजेपी का यहां 2 फायदा है। बीजेपी के फेवर में रीअलाइनमेंट है, पहला सवाल। 6 चुनाव जीता है। अच्छा, किसी ने पॉइंट आउट किया कि भाई पहले बीजेपी बहुत अच्छा करता था। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी के जमाने में 202 में जब नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री थे तो 127 सीट जीता था बीजेपी 182 में, और पिछले बार सिर्फ 99 सीट जीता, कांग्रेस 77 सीट जीता था। बट उसका आंसर यह होता है कि भाई विराट कोहली भी हमेशा सेंचुरी तो नहीं मारेंगे, है ना, कभी कभी तो विराट कोहली भी फेल कर जाते हैं। पर 6 बार जीता है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो 2 चीज, पहला चीज कि बीजेपी के फेवर में रीअलाइनमेंट है, दूसरा चीज कि 3 कॉर्नर कंटेस्ट है। तो होता क्या है कि फियर्स एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी एडवांटेज मिल जाता है जिस पार्टी के फेवर में रीअलाइनमेंट हो, पहला चीज, ठीक है। तो मैं यदि मुझसे प्रोजेक्शन करने कहिएगा
तो मैं आज प्रोजेक्शन करता हूं कि बीजेपी जीतेगा दोबारा 7वां बार। पहला चीज, ठीक, ऑन द बेस ऑफ रीअलाइनमेंट एंड ऑन द बेस। दूसरा कारण बीजेपी इसलिए जीतेगा कि जो भी एंटी इनकम्बेंसी है वो डिवाइड हो जा रहा है आप और कांग्रेस के बीच। तो जैसे सो कॉल्ड कोट अनकोट सेकुलर वोट जैसे डिवाइड हुआ तो फायदा होगा बीजेपी को। तो मैं कहूंगा कि बीजेपी जीतेगा ही नहीं, 2017 से ज्यादा सीट लाएगा। वाई? क्योंकि पिछले बार सबसे तगड़ा चैलेंज कांग्रेस ने दिया था बीजेपी को। इस बार जो है अपने आप में लड़ रहे हैं आप और कांग्रेस। अच्छा, अब एक छोटा सा चीज, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म। देखिए 2017 में कांग्रेस इतना अच्छा किया, ऑलमोस्ट जीते जीते हारा, 77 सीट लाया था कांग्रेस। उसके पास एक पूरा कांग्रेस लीडरशिप कैंपेन किया था बहुत बहुत अच्छी तरह, और उसके पास ये जो यंग टर्क्स थे 3 हार्दिक पटेल वगैरह वगैरह, है ना। इस बार क्या हो रहा है, पहला मिस्टेक मेरे अनुसार राहुल गांधी का, ये जो भारत जोड़ो यात्रा की है बहुत अच्छी चीज है, मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। बट मेरे अनुसार मुझसे राहुल गांधी पूछे होते कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, कहां से कहां जाएं, तो मैं कहता द्वारका से असम जाइए, साउथ से नॉर्थ नहीं। क्यों कहता? भाई जहां चुनाव हो रहा है वहीं आप नहीं जा रहे हैं साहब। आप सब समय बिता रहे हैं केरला में, कर्नाटक में अगले साल चुनाव है, उसके बाद आप बिता रहे हैं आंध्रा और बाकी जगह अगले साल चुनाव है। असली तो चुनाव अभी है। आपको जब लड़ना है अर्जुन के तरह तो अपने राइवल के मांद में घुसिए। द्वारका से यदि वो चलते उसका एक अलग बज होता, कांग्रेस के वर्कर्स को गजब कॉन्फिडेंस मिलता। अच्छा, गुजरात के बाद उधर से आते हुए उत्तर प्रदेश में घुसते जहां की कांग्रेस खत्म है, तो यूपी में भी कांग्रेस के लिए माने एक नया जोश आता। उधर बिहार जाते, वहां भी कांग्रेस एलाई है, नीतीश कुमार का बहुत छोटा प्लेयर है। बंगाल जाते, वहां भी कांग्रेस एलाई है पर बहुत छोटा प्लेयर है। असम जाते जो कांग्रेस हार चुका है। तो ये ना होता असली भारत जोड़ो यात्रा, इलेक्टोरली इन्होंने उल्टा कर दिया। तो ये बिग मिस्टेक मेरे अनुसार जिन्होंने प्लान किया राहुल गांधी का यात्रा, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। इलेक्शन वाइज ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को हेल्प नहीं कर पाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, गुजरात का चुनाव हो रहा है और कांग्रेस के लोग लीडर्स फिर अजय माखन छोड़ रहे हैं, उसके पहले कोई और छोड़ रहा है। आपने किसी को प्रेसिडेंट बनाया, वो तैयारी नहीं है ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री, सारा चीज जो है ना पूरा कांग्रेस डिफेंस पे चला गया है। 5 साल पहले कांग्रेस ऑफेंस पर था। तो कांग्रेस का जो कैंपेन है ना, वो मेरे अनुसार कांग्रेस के नेता यहां हैं कह रहे थे कि हम बहुत काम कर रहे हैं, वर्कर्स बहुत काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं, बट लीडरशिप जो है कांग्रेस का वो बैकफुट पे चला गया। एक तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा करके और गुजरात नहीं जाके, जब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ तो आप कह रहे हैं कि एक दिन के लिए जाएंगे, तो आपने सिग्नल कर दिया कि भाई हम इस स्टेट को सीरियसली ले नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जाते तो ब्लेम राहुल गांधी पर पड़ता यदि कांग्रेस हारता, पर ब्लेम तो लेना ही पड़ेगा। आप लीडर हैं भाई पार्टी के, आपको जाना चाहिए था। नंबर 3, आप जो है मेरे अनुसार हमसे पूछिएगा तो कैंपेन आपसे ज्यादा अच्छा किसी का नहीं है। आपका जो स्टाइल है कैंपेन का, वो जो हर क्षेत्र में एक तरह से कहिए तो एक संविधान बना देता है, उसका लोकल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करता है, बड़े बड़े नेताओं, नए नए नेताओं को लाता है, न्यू फेस। मैंने 3-4 सर्वे देखा है गुजरात में, यह सवाल पूछा गया चारों सर्वे में कि भाई आपको नया मुख्यमंत्री चाहिए, न्यू फेस कि ओल्ड फेस। मेजॉरिटी चारों सर्वे में उन्होंने कहा है हमें नया फेस चाहिए। इसका मतलब कि लोग विरक्त हैं बीजेपी और कांग्रेस से। तो उस तरह से आपके लिए बहुत सारा सिंपैथी है, बट ये कहने के बावजूद भी मैंने कहा कि मैं कहता हूं बीजेपी फिर से जीतेगा। उसका जो मैंने कारण कहा, रीअलाइनमेंट इन फेवर ऑफ बीजेपी, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट जिसमें सेकुलर वोट डिवाइड हो रहा है, और तीसरा फाइनली मोदी। देखिए गुजरात किसका है? मोदी जी प्रधानमंत्री,
अमित शाह होम मिनिस्टर, अंबानी जी सबसे धनिक सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और सॉरी अडानी जी और अंबानी जी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, दोनों टॉप कॉर्पोरेट और दोनों टॉप लीडर यदि बीजेपी का हो तो नेचुरली गुजरातीज विल आइडेंटिफाई विद देम ना। तो एज ए रिजल्ट बीजेपी आई वुड पुट एज नंबर 1। और यह कहना बड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है परसेंटेज वोट में यदि पूछिएगा, मेरा अपना अनुमान है कि हो सकता है आप कांग्रेस तक पहुंच जाए या कांग्रेस से ज्यादा भी ले ले, बट सीट वाइज आई स्टिल थिंक, और ये लोग ज्यादातर लोग घूमे हैं गुजरात में, अभी घुमा नहीं हूं, वो मुझे बताएंगे, सीट वाइज मुझे अभी भी लग रहा है कांग्रेस विल बी नंबर 2 एंड आप नंबर 3, बट आप विल बी ए वेरी बिग फोर्स इन गुजरात इन द नेक्स्ट इलेक्शन, बिकॉज आपका जो ग्रोथ है गुजरात में वो सबसे ज्यादा है। तो एक तरह से स्टार्टअप पार्टी है ना, तो स्टार्टअप्स का ग्रोथ बड़ा भयानक होता है, और ये दोनों एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं, तो कांग्रेस लुढ़क रहा है, आप ग्रो कर रहा है, और बीजेपी जो है उसका जो बोलबाला है मोदी जी के कारण, अमित शाह, अडानी, अंबानी, एंड रीअलाइनमेंट, एंड बिकॉज ऑफ द ट्रायंगुलर फाइट। शायद ट्रायंगुलर फाइट नहीं होता और राहुल गांधी यदि ये मार्च किए होते तो पूरा पिक्चर बदल जाता मेरे अनुसार। ठीक है, ठीक है। देखिए, आपने 2 नाम लिया ना, आपने कहा कि भाजपा नाक रगड़ के रह गई बंगाल में पर हार गई। उसका कारण ये है कि बंगाल में रीअलाइनमेंट पहले सीपीएम के फेवर में था और पिछले 2 चुनाव से ममता के फेवर में। मैंने शब्द यूज किया ना रीअलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट छोटा शब्द नहीं होता है, वो मैंने उसको डिफाइन भी किया, डिसाइसिव, ड्यूरेबल और एंड सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ वोटिंग बिहेवियर। इसका मतलब होता है डिसाइसिव मतलब कि बिल्कुल क्लियर कट, और ड्यूरेबल मतलब लंबा, बहुत लंबा, 32 साल, 25 साल। तो ये जो शिफ्ट हो जाता है, जब ये हो जाता है भारतीय राजनीति में, और कहिएगा तो मैं आपको 10-12 एग्जाम्पल दे दूंगा। उड़ीसा में नवीन पटनायक 20 साल से जीते जा रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार 15 साल से जीते जा रहे हैं। ये सारा रीअलाइनमेंट है, और जब ये हो जाता है तो इसको खत्म करने के लिए एक ही तरीका है मेरे अनुसार, वो होता है जेपी टाइप आंदोलन। तो आंदोलन जब कीजिएगा भयानक, लोग गुस्से में, पर लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है, कुछ भाग गया, कुछ कांग्रेस में, उसको लीडरशिप दे के जब आप बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जैसे जेपी ने 77 में किया, तभी जाके रीअलाइनमेंट टूटता है। दिक्कत क्या है यहां पर कि कांग्रेस ने यह काम नहीं किया। कांग्रेस 2017 में ज्यादा प्रिपेयर्ड था, ज्यादा एक तरह से कहिएगा कि एक नया जोश लाया था, वो जोश नहीं है। तो उस तरह से जो योगेश जी ने कहा कि जाए तो जाए कहां, उसका इसका आंसर हुआ कि भाई चॉइस ही नहीं है ना, जो है वो राजा ही सही है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, ड्यूरिंग एंटायर कोरोना फेल किया है, एचडीआई का सारा इंडेक्स ले लीजिए तो गुजरात सबसे नीचे है, एजुकेशन में महाबेकार है, पब्लिक हेल्थ में महाबेकार है, बट गुजरात नंबर 2 स्टेट है। यदि आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखिए, ग्रोथ रेट आपको गुजरात में कहते हैं चाइना और कोरिया के बाद 20 साल या 20 साल से भी ज्यादा, मैंने इकोनॉमिस्ट का फिगर देखा कि 30 साल से गुजरात का एवरेज ग्रोथ रेट 5.5% है। कौन सा स्टेट भारत का 30 साल से 5.5% ग्रोथ रेट दिया है? पहला चीज। दूसरा, गुजरात एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड पावर बन गया है। अब ठीक है, आप कहेंगे कि उससे क्या नौकरियां आई है? कुछ तो आई है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट देखिए, पहले पंजाब और हरियाणा माना जाता था इंडिया का नंबर 1 स्टेट एग्रीकल्चर में। अब 2 स्टेट जो उभरा है भारत में एग्रीकल्चर में, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो उसमें कुछ तो प्रोस्पेरिटी आया है ना। जो ट्राइबल इलाका था वो बिल्कुल बहुत ही गरीब इलाका था पहले गुजरात का, अब वहां से कमर्शियल क्रॉप जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मैंने पहले ही कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर है, हेल्थ में,
एजुकेशन में ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी होता है, उसमें यदि आप गुजरात को कंपेयर करेंगे केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, तो एकदम गुजरात फेल कर जाता है, नीचे आ जाता है। बट कुछ चीजों में गुजरात अच्छा किया है। तो उससे जो है, जब कोई बिहारी लेबरर गुजरात जाता है और हम उसे पूछते हैं तो कहता है दूसरा दुनिया है सर वो। तो इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी आया है। तो इससे जो है, और ऊपर से गुजराती आइडेंटिफिकेशन विथ मोदी जी, विथ अमित शाह जी, विथ अंबानी अडानी। आज भारत में पहली बार पॉलिटिकल कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल दोनों गुजरात शिफ्ट कर गया है। पहले भारत में ऐसा होता था कि इकोनॉमिक कैपिटल बॉम्बे और पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली, बट यूपी के लोग जमे रहते थे, 14 में से 9 प्रधानमंत्री। आज ये हाल है, पॉलिटिकल कैपिटल एंड बिजनेस कैपिटल दोनों गुजरात चला गया है। इसका असर होता है। सॉरी, यही मेरा आंसर था। एक और नई चीज हुई है, अभी सूरत ईस्ट में एक कंचन जरीवाला साहब ने अपना पर्चा वापस लिया है लास्ट मिनट में, और उसमें दोनों तरह के आरोप हैं। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि वो दबाव में पर्चा वापस लिए हैं, क्योंकि उनको जब वो पर्चा वापस करने आए तो पुलिस वाले भी उनके साथ थे, पुलिस की उसमें आए थे, सिक्योरिटी में आए थे। अच्छा, अभी उनको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तो वो मतलब पर्चे के बाद जब सिंबल अलॉट हो जाता है तब सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, उससे पहले तो वो, तो कहीं ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को अब वहां एक कहीं अलग हटा दिया है, अंडरग्राउंड करा दिया है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि एक नई तरह की राजनीति नहीं शुरू हो गई कि जहां पे पहले तो अभी तक हम लोग समझते थे कि एमएलए खरीदे जाते हैं, दबाव बनाया जाता है, साम दाम, अब तो उम्मीदवार पे ही ये शुरू हो गया है। क्योंकि उसका कारण भी था, ये सूरत ईस्ट में जो कंचन जरीवाला थे, सूरत ईस्ट में करीब 45% मुस्लिम वोटर हैं। जो असलम साइकिल वाला है वो वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है, पिछली बार बीजेपी का कैंडिडेट करीब 13,000 वोट से जीता था। तो ऐसी उम्मीद थी कि अगर आम आदमी का पार्टी का कैंडिडेट अच्छे से लड़ जाएगा तो फिर शायद कांग्रेस निकल जाएगी। तो ये मैं आप चारों से यही प्रश्न है कि ये एक कौन सी नई परंपरा हुई है कि उम्मीदवार को अब आपको वो अंडरग्राउंड करना है या प्रोटेक्ट करना है। अजीत साहब, आपसे शुरू कर रहे हैं। आनंद जी, मैं चुनाव करीब 30 साल से कवर कर रहा हूं। 22 साल का था जब मैं एंटर किया इंडियन जर्नलिज्म, और नागालैंड गया, पहला चुनाव मैंने देखा। और तब से मैं कंटिन्यूअसली 30 साल से इंडियन इलेक्शंस स्टडी किया हूं। और बीच में जब अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ता था तो यही मेरा सब्जेक्ट था, इलेक्शन स्टडीज। मैं कहूंगा भारत में एक डिमार्केशन है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको हम कहते हैं प्री टीएन सेशन इलेक्शन एंड पोस्ट टीएन सेशन इलेक्शन। प्री टीएन सेशन इलेक्शन में जो आपने सीन जो बताया, ये हमेशा होता, खुलेआम कैंडिडेट्स को उठा लेना, उसके बाद वायलेंस तो आप जानते ही हैं, गुंडा और माफिया के साथ चुनाव कराते थे, वोटर्स को वोट नहीं देने देते थे। टीएन सेशन आके पूरे भारत के चुनाव के पैटर्न को उन्होंने बदल दिया और एक कोड ऑफ कंडक्ट लगाया, और जो कि बहुत हद तक सक्सेसफुल हुआ वायलेंस को कर्ब करने में। ये जो आपने अभी एग्जांपल दिया कि उठा लिया, या ड्यूरिंग अपना डिबेट जो करते हैं उसमें कम्युनल स्टेटमेंट देना पहले खुलेआम करते थे लोग। मैंने बहुत चुनाव कवर किया है। उसके बाद से गजब चेंज आया था भारत के चुनाव पर, और उससे एक बहुत बड़ा फायदा क्या हुआ कि मतदान जो है वो गजब बढ़ गया। पोस्ट टीएन सेशन चुनाव यदि आप भारत में देखें, मध्य प्रदेश वगैरह में अब 85% मतदान होता है, 80%, पहले होता था 50%, 55%। तो ये जो है मतदान पर असर किया, क्योंकि गरीब लोग, दलित लोग, या मान लीजिए ओबीसी हैं, मुसलमान हैं, उनको जब ये वायलेंस का थ्रेट खत्म हो जाता है तो वो जाके चुनाव में वोट देते हैं। उनको लगता है ये मेरा बहुत ही बड़ा फंडामेंटल राइट है। अब ये आपने जो कहा अभी, ये जो इंसिडेंट है, मैं कहूंगा ये उस पोस्ट टीएन सेशन इलेक्शन के ट्रेंड को दोबारा वापस 180 डिग्री ले जा रहा है। और एंड आई डिनाउंस इट, आई थिंक इट इज द मोस्ट क्रिमिनल स्टेप, it must be condemned, the election commission must be taken to task,
The local administration must be taken to task. If they are not doing it, it's a joke of democracy. ये पीएम हम वापस जा रहे हैं 1995-90 के पहले का जो चुनाव था जिसमें ये इतना घनघोर अन्याय होता था, उसमें हम वापस जा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है और इसको बंद करना एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री और इलेक्शन कमीशन का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं कर रहे हैं। तो मैं उसे ओपनली अपने ब्लिट्स इंडिया फोरम से कंडेम कर रहा हूं। दिस इज रेप्रेहेंसिबल, दिस इज दिस इज समथिंग दैट शुड अबॉमिनेबल, दिस इज टोटली अबॉमिनेबल एंड इट शुड नॉट बी अलाउड। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो डेमोक्रेसी का मंत्र है, उसी पर ये जो है धब्बा है और थ्रेट है। तो आई थिंक आनंद जी, आज भी राहुल गांधी जी यदि अपना यात्रा छोड़ के जब तक चुनाव होगा गुजरात में जाके मैसिव कैंपेन करें, यह चुनाव पलट सकता है। मुझे चुनाव दोबारा 2017 की तरफ बन सकता है। दिक्कत है ना कि राहुल गांधी ने सिग्नल दे दिया कि भाई हम तो आएंगे ही नहीं, इसका मतलब हम चुनाव हार गए हैं। देखिए, लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जो काडर है कांग्रेस का, मुझे याद है पिछले बार मतलब पिछले 2-3 चुनाव में मैं यूपी घूमा तो मैं प्रियंका गांधी के बारे में काडर से पूछ रहा था कि क्या उससे चुनाव पर असर पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर, चुनाव पर असर पड़े चाहे नहीं पड़े, जो वर्कर्स होते हैं ना, उनका होश हो जाता है, जोश बन जाता है उनका। आज राहुल गांधी यदि रोक ले यात्रा और कहें कि यात्रा मैं दिसंबर 5 के बाद करूंगा फिर से, और जाके कारपेट बॉम्बिंग करें बीजेपी के अगेंस्ट, और अच्छा बोलते हैं राहुल गांधी, पूरी उनकी टीम, पूरी कांग्रेस टॉप लीडरशिप, जयराम रमेश हो या जो हो, सारे उनके साथ घूम रहे हैं, सारे यहां आ जाएं गुजरात में, आज भी ये चुनाव बदल सकता है, पलट सकता है। मैं एक डिस्क्लेमर बता दूं, अजीत भाई के नाम पे एक ही नाम आया, जयराम रमेश। ये सब जेएनयू का ये सारा कुछ है। ये इन्होंने कार्नेगी मेलन, जेएनयू नहीं, कार्नेगी मेलन, अमेरिका में पढ़े हुए हैं जयराम रमेश।